सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फ़ौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना न्यूज़ टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फ़ौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। And it's not surprising, because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फ़ौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर। ये बहावलपुर में मस्जिद में जिसको निशाना बनाया गया, देखिए वहाँ पे कुरान पाक किस तरह शहीद हुए, मुक़द्दस किताब किस तरह शहीद हुई। आप मुझ सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मज़हब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप किसी और की इबादत गाहों को, उनकी मुक़द्दस किताबों को शहीद करें और उसकी बेहरमती करें। क्या इसका कोई ताल्लुक़ है इंसानियत से? एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में
सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. और ये बात भी आपने देखी कि 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ at a time and place of its own choosing once it came, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। ये आप सब ने देखा। एंड अगेन ओनली दोज एयरक्राफ्ट हु रिलीज द वेपन्स एंड दे वर ट्राइंग टू रन अवे, हाउ प्रोफेशनली दे वर एंगेज्ड। तो आप शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रिस्ट्रेंट की कोई मिसाल पहले मिलती हो। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स। यहां ये बात जानना भी जरूरी है कि अदर देन एयर, दुश्मन की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बिला इख्तियार फायरिंग और सीज फायर वायलेशंस का एक सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फ़ौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है और उसकी भारी नुकसान ना सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। इस सिलसिले में सुबह जो मैंने अपडेट दिया था आपको, उसके अंदर कुछ पोस्ट दिखाई गई थी। आई विल गिव यू ए फर्दर बिगर लॉन्गर अपडेट राइट नाउ, जिसके अंदर मज़ीद पोस्ट को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ साख्त के वो ड्रोन्स हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया है और EW की कैपेबिलिटी के ज़रिए 2 ड्रोन्स को, 2 परिंदों को लैंड करा के अपने कब्ज़े में भी ले लिया है। तो ये आप कुछ इमेजेस उसके देख रहे हैं। जी ठीक। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की फ़ौज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया? ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में बहावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया। हाउएवर टुडे पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को, तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ियों को इन जगहों पे लेके गया है। बहावलपुर गए हैं, मुरीदके गए हैं, कोटली गए हैं और मुजफ्फराबाद गए हैं और वो तमाम ख्याली ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द की ख्याली अमाजगाहें, उनको इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि वहाँ पे फिल्म बंदी की है, उसकी वीडियोस बनाई हैं। और ये आप इस वक्त दुनिया मीडिया की वसातत से, फ्री मीडिया की वसातत से उसको देख रही है और ख़ुद अपनी जजमेंट ले रही है कि क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्दी थी, उसके कोई आसार थे, या वो मसाजिद थी जहाँ पे आपने देखा जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, जहाँ कुरान शहीद किए गए, या वहाँ पे वो घर थे, वो क्वार्टर्स थे, वो मासूम गरीब लोग रह रहे थे वहाँ पे,
اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن, there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th, اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ. کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر. آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں, اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے, دیئر لائفز ور پٹ ان گریو ڈینجر. یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں, پاکستان کی ایئر لائنس کی تھیں, اس میں سعودیہ کی بھی تھیں, اس میں قطر کی بھی تھیں, ایمریٹس کی بھی تھیں, اتحاد کی بھی تھیں, گلف ایئر کی بھی تھیں, چائنا کی بھی فلائٹس تھیں, کورین بھی تھیں, تھائی بھی تھیں, اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں. اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا. آئی ڈونٹ تھنک دیر ہیز ایور بین سم تھنگ لائک دیٹ ہیز ہیپنڈ ان وارفیئر بفور, if you can call this warfare or what else we can name it. Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا. آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے, کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ چلائیے اس کو. تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو نوسیری ڈیم ہے, یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس پہ شیلنگ کی گئی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس کے بارے میں آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آئی ول ٹیک اے منٹ سو ایز ٹو برنگ ٹو یور نوٹس کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن, کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں, کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک, ڈسٹرائے, ریموو اور رینڈر یوزلیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے دیٹ انکلوڈز ڈرنکنگ واٹر انسٹالیشنز اینڈ سپلائز اینڈ اریگیشن ورکس. اور اسی اور ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے ورکس اینڈ انسٹالیشنز کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز, ڈائکس and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ, میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو, جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت, جگہ اور طریقے سے جواب دے. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر, پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفense ایٹ ٹائم, پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ ٹو ایونج دی لاس آف innocent پاکستانی lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm
to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے، اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف، اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے، کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلی، یک زبان ہو کر بولی، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ آپ سب اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو، اس ریزالو کو، اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے۔ I'll just show you a very small clip of this part. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔